हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 01 लेसन 9 सामाजिक ढांचे की पुनर्संरचना पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इसमें से एक क्वेश्चन बनता है और वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि मेसोपोटामिया और मिस्र की जो सामाजिक ढांचे की पुनर्संरचना है वो किस प्रकार की थी, इसके बारे में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ इस बुक के बारे में, MHI 01 के बारे में, जिसे हम पढ़ रहे हैं। आज हम 9वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं। MHI 01 जो है उसके अंदर हमने आरंभ में पढ़ा, स्टार्टिंग में पढ़ा कि मानव की उत्पत्ति हुई कैसे, जो फर्स्ट पर्सन था, जो पहला व्यक्ति बना, वो किस प्रकार से बना, उसका प्रोसेस क्या था। तो कैसे हम होमोनिड से मतलब धीरे 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 करते ऑस्ट्रेलियोथेरपस के मतलब एक पूरा प्रक्रिया से गुजरते हुए मतलब बंदर से इंसान के रूप में आए, ट्रांसफॉर्म हुए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जब हम इंसान बन गए तो उसके बाद हम अपना जीवन व्यापन कैसे करते थे। तो हमने छोटे मोटे जानवरों का शिकार किया, ठीक है, हथियार बनाए, फिर बड़े बड़े जानवरों का शिकार किया, फिर धीरे धीरे हम क्या करने लगे, पशु पालने लगे। पशु पालने के बाद हम क्या किए, एक जगह पे स्थापित होकर कृषि की ओर जाने लगे, जहाँ पे हम कृषि पशुपालन की व्यवस्था पे अपनाने लगे। फिर धीरे धीरे हमने क्या किया, एक समाज का निर्माण किया। ठीक है, अब उसी समाज के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि सामाजिक ढांचा क्या था, उसका ब्लूप्रिंट क्या था, किस प्रकार से हमने एक समाज का निर्माण किया। ठीक है, समझ में आता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया और मिस्र की सामाजिक ढांचा किस प्रकार का था, उसका पुनर्संरचना किस प्रकार से हुआ। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको इस चीजें समझ में आए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज कर लें, जिससे आने वाले समय में जो भी मैं वीडियो डालूं, कोई भी अपडेट दूं, तो आपको टाइम से मिले और आप उसका फायदा उठा पाएं। ठीक है, और एक और चीज दोस्तों, आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं 29 रुपए का एक छोटा सा पेमेंट करके। ठीक है, आप मंथली मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसमें आपको कई सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। जैसे वीडियो डालते हैं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, आपके बाद ही किसी और को दिखे। ठीक है, आप डायरेक्टली मुझसे कुछ क्वेश्चन रेज कर सकते हो, आपका जो कमेंट है वो हाईलाइट हो सकता है, जिससे डायरेक्टली मुझे आपका कमेंट का आंसर सबसे पहले देना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब चीजों का सुविधा भी मिल सकता है अगर आप हमारे चैनल का मेंबरशिप लेते हो। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, जो इस चैप्टर के अंदर में, चैप्टर 9 के अंदर में जो क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले हम लास्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैं आपको आज बताऊंगा, जिसमें से एक है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, मेसोपोटामिया और मिस्र की सामाजिक संरचना का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अब देखो, इसके बारे में हम बेसिक, किसी भी जगह के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि उसका स्रोत क्या है। तो यहाँ पे स्रोत क्या होता है, पुरातात्विक स्रोत होता है, साहित्यिक स्रोत होता है, या फिर भौगोलिक स्रोत होता है। अब भौगोलिक स्रोत मतलब क्या, कि जहाँ पे कि स्ट्रक्चर देखकर हमने अंदाजा लगाया कि भैया ये वाला ऐसा है, या किसी जगह के बारे में हमने जानकर पता लगाया कि ऐसा है, तो भौगोलिक स्रोत हुआ। पुरातात्विक स्रोत जहाँ पर कोई साक्ष्य मिला, मन के मिले, मृत भांड मिला, ठीक है, कोई औजार मिले, तो उसके आधार पर जो हमने अंदाजा लगाया वो पुरातात्विक स्रोत हो गया। अगर मान लो कोई बुक मिलती है, किताब मिलती है, यात्रा वृत्तांत मिलता है, ग्रंथ मिलता है, उसके जरिए हम अगर अंदाजा लगाते हैं कि क्या हुआ था, पढ़कर हम पता लगाते हैं, तो साहित्यिक स्रोत हो जाता है। तो इस तरह से इन स्रोतों के आधार पर ही हम किसी जगह के बारे में इतिहास पढ़ते समय पता लगाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो जैसे हम सबसे पहले मेसोपोटामिया के बारे में समझते हैं। मेसोपोटामिया की सामाजिक संरचना थी कैसी। तो मेसोपोटामिया के अंदर में लगभग 3000 ईसा पूर्व का आसपास का हमें टिकिया मिली है, लिखित टिकिया। लिखित टिकिया मतलब क्या, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिसके ऊपर में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और उसकी जो डेट है, डेटिंग करने पे पता चला कि 3000 ईसा पूर्व के आसपास का ये होगा। अब उस पर लिखा क्या है, तो ये पता चलता है कि उस पर अनाज का मानसिक वितरण कितना कितना कहाँ पे किसको दिया गया है, इसके बारे में लिखा गया है। बस्तियों को बसाने का तरीका क्या था, किस तरह से बसाया गया, किसको कहाँ बसाया गया, इसके बारे में लिखा है। ठीक है, एक विद्वान है जो मतलब आप मान लो वैज्ञानिक हैं जो आपके हिस्ट्री को एनालाइज करते हैं, रूस के विज्ञान है। तो उन्होंने एक क्या माना, डियोनाफ करके उनका नाम है, डियानोनाफ करके उनका नाम है। उन्होंने ये माना कि मेसोपोटामिया के अंदर में जो जमीन थी, जो वहाँ के जो लोग थे, वो 2 समुदायों में बटे हुए थे। जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो 2 समुदायों में बटे हुए थे। किस प्रकार से, एक था सामुदायिक, जो मतलब सबके लिए, ठीक है, कम्युनिटी का, सामुदायिक। वहाँ के जो पूरी अर्थव्यवस्था थी वो 2 तरह की थी बटी हुई, एक थी सामुदायिक और दूसरा निजी क्षेत्र, प्राइवेट। ठीक है, जो आज के समय में भारत में भी है। ठीक है, जिसमें एक तो गवर्नमेंट के अंडर में आ जाता है, जहाँ पे सब कुछ सबके लिए है। गवर्नमेंट के अंडर वाला मैं भी जा सकता हूँ, कोई दूसरा भी जा सकता है, सब कोई जा सकता है। और जो दूसरा निजी क्षेत्र है, प्राइवेट क्षेत्र है, वहाँ पे क्या है कि एक पर्टिकुलर पर्सन का है
ठीक है, वहाँ पे कोई चार्ज पे करना पड़ता है, वो हो जाएगा। जैसे मान के चलो आपके घर के आसपास में सरकारी स्कूल है, तो वहाँ पे आप किसी भी अमीर गरीब सभी बच्चे का एडमिशन पॉसिबल है, वहाँ पे करवा सकते हैं। पर वहीं पर अगर प्राइवेट स्कूल है तो जिसके पास पैसा है सिर्फ वही एडमिशन करवा सकता है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे कहा जाता है कि मेसोपोटामिया की जो अर्थव्यवस्था थी वो दो पार्टों में बटी हुई थी, सामुदायिक और निजी क्षेत्र। सामुदायिक क्षेत्र में क्या होता था, ग्रामीण लोग होते थे, जहाँ पे गांव में रहने वाले लोग होते थे, ग्रामीण लोग होते थे। वहाँ पे एक वंश परंपरा चलती थी कि भैया ये वंश के आधार पर परंपरा चलती थी। कबीलाई संरचना देखी जाती थी, जो कबीले वाले लोग होते थे ना, एक तरह का सरदार, फिर उसके अंदर में लोग, एक हेड होता था पूरे ग्रुप का, तो कबीलाई संरचना देखने के लिए मिलती थी। यहाँ पे हम बात करें तो निजी स्वामित्व का विकास नहीं हो रखा था कि मतलब ये मेरा है वो तुम्हारा है, इस तरह का निजी स्वामित्व का विकास नहीं हो रखा था सामुदायिक क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद हम निजी क्षेत्र की बात करें, जो डियानोनाफ ने बताया, जो रूसी विद्वान थे, उन्होंने बताया कि संप्रभात जो वर्ग होते थे वो जमीन की खरीद फरोख्त करते थे, खरीदगी करते थे संप्रभात लोग, ठीक है। उसकी भी जो डेटिंग की जाती है वो 3री शताब्दी के आसपास में की जाती है। जमीन की लेन देन का साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। पत्थर पर अंकित अनुबंध मिलते हैं जमीन के रिलेटेड, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या होता है, पावर ऑफ टर्नी बनाते हो, कोई एक तरह का एग्रीमेंट बनाते हो जिसके तहत हमें पता चलता है कि आपने ये वाला जमीन बेचा या खरीदा। तो वहां पे जो मेसोपोटामिया के अंदर में क्या होता था, पत्थर के ऊपर में अंकित वो एक तरह का नोट मिलता था, ड्राफ्ट मिलता था कि हाँ भैया ये वाला जमीन इसने खरीदा। इस तरह की चीजों का हमें पता चलता है। साथ साथ में क्या, खाद्य अन्न, कपड़ा, मछली तेल, मछली का तेल, ठीक है, तांबे की वस्तु, जमीन का मूल्य चुकाने के लिए लेन देन का जरिया बनता था, ठीक है। जैसे मतलब मान लो जमीन आपने खरीदा तो उसकी जगह पे आप अनाज दे दो, या फिर कपड़ा दे दो, या फिर मछली का तेल दे दो, ठीक है, तांबे की वस्तु दे दो। इस तरह की चीजों का बार्टर सिस्टम एक तरह का चलता था, आदान प्रदान हो किया जाता था जमीन की लेन देन के लिए, ठीक है। निजी क्षेत्र में ये देखने के लिए मिलता है। तीसरी हम बात करें दोस्तों, जमीन का हस्तांतरण के बाद एक अनुष्ठान, अनुष्ठान मतलब क्या, यज्ञ प्रक्रिया, फिर अंध मतलब मान लो एक तरह का यज्ञ वज्ञ पूजा पाठ करने का, टोटका करने का एक वो था, माध्यम था, ठीक है, जहाँ पे वो विश्वास करते थे, बिलीव करते थे कि ऐसा चीजें होती हैं। अब जमीन हस्तांतरण मतलब मान लो ए पर्सन ने जमीन बेच दिया बी को, तो बी ने जमीन खरीदा, तो वो क्या करता था, कुछ तरह का अनुष्ठान करता था, कुछ तरह का यज्ञ वज्ञ का प्रयत्न करता था। किस प्रकार का, जैसे गेट के ऊपर में तेल डालना जिससे नजर ना लगे, ठीक है। मैंने भी एक वीडियो देखा था फेसबुक पे, जिसमें क्या होता है कि कोई घर के अंदर में नया व्यक्ति आ रहा होता है, ठीक है, जैसे मेहमान आए, तो मेहमान की एंट्री से पहले क्या करते हैं, घर के दोनों चौखट पे, मतलब चौखट के दोनों साइड में, लेफ्ट राइट दोनों साइड में हल्का सा तेल डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तेल डालना, ठीक है। दीवार पर कील ठोकना, ठीक है, दीवार पर कील ठोकना, जिससे मतलब घर में जो बुरी चीजें हैं, नेगेटिविटी है, वो ना आए, ठीक है। दीवार पर कील ठोकना, या फिर सभी जिनसे हमने जो उस डील के अंदर में शामिल है उनको पार्टी थ्रो करना, ठीक है, पार्टी उनको देना, पार्टी देना, और उन सबको खाना खिलाना, भोजन देना, करवाना, ये सब, ये तो आज भी हमारे यहाँ पे चलता आ रहा है, कल्चर बन चुका है, ठीक है, पार्टी वाला। तो ठीक है, आप कुछ भी खरीद के लाओ, ठीक है, फोन खरीदा, कपड़े खरीदे, जूते खरीदे, तो दोस्त भाई पार्टी कब दे रहा है, तो ये कल्चर आजकल बन चुका है, ठीक है। तो ये वहाँ पे भी मेसोपोटामिया में देखने के लिए मिलता है। और इन सब चीजों के बारे में किसने बताया है, तो डियानोनाफ जो रूसी विद्वान थे उन्होंने ये बताया है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक आगे बात करें तो हर जगह पे मंदिर होता था, महंत होते थे जो मंदिर के अंदर पूजा करते थे, अलग अलग तरह की जो चीजें होती थी, ठीक है। उन सभी चीजों पे जो अधिकार होता था एकमात्र राजा का अधिकार माना जाता था, ठीक है, राजा का अधिकार माना जाता, राज्य का अधिकार माना जाता था। अगर मान लो एक राज्य के अंदर में आने वाली जो भी चीजें होंगी, एक राज्य के अंदर में आने वाली जो भी चीजें होंगी, उन सभी चीजों पर राजा का अधिकार माना जाता था, ठीक है। मंदिर का धन हो गया, ठीक है, जमीन हो गई, पशु हो गया, मंदिर के अंदर में कई सारे पशु जानवर को रखा जाता था, जैसे आज भी दिखोगे आप कई जगहों पर मंदिरों में तो गौशाले खोले जाते हैं, ठीक है। तो गौशाला ये सब जी मतलब इस पे किसका अधिकार होगा, राजा का अधिकार होगा, अगर राज्य के अंदर में पड़ता है तो, ठीक है। मंदिर के अंदर में अनाज भंडार गृह होते थे, तो उस पे भी राजा का अधिकार होता था। मंदिर के अंदर में, महल के अंदर में क्या होता था, अनाज पिसाई का काम किया जाता था, आटा वाटा पीसने का काम किया जाता था। तो इस तरह से उन सभी चीजों पे एक तरह से राजा का अधिकार होता था, ठीक है। तो इस तरह से चीजें चलती थी। राजा को एक मतलब ईश्वर के लिए बेगार करता था, जो राजा था ना, बेगार मतलब वो राजा सभी लोगों को ये बताता था कि मैं ईश्वर के लिए क्या करता हूँ, बेगार करता हूँ, मतलब मैं किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं लेता अपनी सेवा देने के लिए, ठीक है। मतलब मैं पूरे एक जो स्टेट है उसको रूल कर रहा हूँ, ठीक है, पूरे स्टेट को चला रहा हूँ, पूरे स्टेट को संभाल रहा हूँ, पर मैं कोई चार्जेस नहीं ले रहा, ठीक है, भगवान से कि भैया मुझे कोई पैसे दो। बेगार मतलब क्या, बिना पैसे का मेहनत करना, बेगार, बेगारी करना,
ठीक है। तो राजा अपने आप को इस तरह से बताता था। महंत बड़े होते थे, ठीक है, जो महल होते थे बड़े बड़े होते थे, महंत कह रहा हूँ, महल बड़े बड़े हुआ करते थे राजाओं के, ठीक है, जिसके अंदर में 400 लोगों का खाना पीना, ठीक है, कच्चा माल की व्यवस्था की जाती थी। अक्सर 400 लोगों तक का मतलब होता था, उनके पास उतना भंडार गृह होता था, ठीक है। व्यापारी जो व्यापारी लोग होते थे वो राजा का प्रतिनिधित्व करते थे। अगर मान लो कहीं पे कोई बिजनेस करने के लिए गया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया, तो जिस स्टेट से आया उस स्टेट के राजा को प्रतिनिधित्व करते थे, भैया मुझे इस राजा के थ्रू आया हूँ, ठीक है। आपने तेनालीरामा करके एक सीरियल आता था सब पर, तो आपने उसको देखा होगा, तो आपको बहुत सारी चीजें वहां से भी आप उठा सकते हो कि किस प्रकार से चलता था, ठीक है। ये महलों के अंदर में हथियार बनाने का जो औजार होते थे उसको बनाने के लिए अलग अलग तरह के अनाज भंडार गृह, इन सब चीजों की व्यवस्था होती थी, ये भी हमें पता चलता है। ये सारा चीजें हमें कहाँ से पता चलता है, तो जो रूसी विद्वान थे डियोनानाफ, ठीक है, उन्होंने ये सारी चीजों का विवेचना करी है, जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है। तो मेसोपोटामिया के बारे में आपने समझा। अब हम मिस्र के बारे में हम बात करते हैं। मिस्र की बात करते तो मिस्र का भी जो स्रोत है, वहां के पुरातात्विक स्रोत सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। पुरातात्विक स्रोत में क्या जाते हैं, पिरामिड, कब्रगाह, मंदिर, ठीक है, राजा के लिए बनाए जाते थे। जो ये मंदिर, कब्रगाह ये सब थे, ये सारा चीजों के थ्रू भी हमें पता चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो राजा हुआ करता था, जिसको सम्राट या राजा आप कह लो, उसको यहाँ पे फेरोह कहा जाता था। राजा को यहाँ पे फेरोह से संबोधित किया जाता था, ठीक है। जैसे यहाँ पे राजाधिराज, महाराजा, ऐसे हमारे भारत में बोला जाता है, तो वहाँ पे राजा को फेरोह कहा जाता था, ठीक है, सम्राट को फेरोह कहा जाता था। वहाँ पे आपको सबसे बड़ा क्या देखने की, राजाओं के लिए वहाँ पे पिरामिड, कब्रगाह या मंदिर बनाए जाते थे, ठीक है, राजाओं के लिए बनाए जाते थे हमेशा। कब्रगाह हो गया, मंदिर हो गया, ठीक है, पिरामिड हो गया, राजाओं के लिए बनाया जाता था, ठीक है। जो राजा के मृत्यु के लिए वहाँ पे जमीन पहले से सुरक्षित रखी जाती थी। अगर राजा की मृत्यु के पश्चात में जहाँ पे उसे दफनाया जाएगा, उसके लिए पहले से ही जमीन सुरक्षित कर दी जाती थी, भैया यहाँ पे दफनाया जाएगा। आपने कई सारी मूवियों में देखा होगा, जहाँ पे जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनकी इच्छा होती है कि मेरे मृत्यु के बाद मुझे यहाँ पे दफनाना, ठीक है, मेरी अस्थियां का। आपने जैसे वो मूवी देखी होगी चेन्नई एक्सप्रेस, जिसमें उसके दो दादाजी होते हैं शाहरुख खान के, वो बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे ले जाकर मेरी अस्थियों को विसर्जित करना। तो क्या है, एक पूरा प्रक्रिया है कि ये वाला चीज ऐसे होगा, ठीक है। वहां पे पुजारी को नियुक्ति करना, ठीक है, राजा के जैसे मृत्यु के पश्चात जमीन को सुरक्षित रखना, पुजारी की नियुक्ति करना, अनुष्ठानों का सामानों का प्रबंध करना, ये सभी चीजों का एक प्रक्रिया होता था कि ऐसा ऐसा ये चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। और अनुष्ठान द्वारा मतलब ये सारी चीजें होती थी, तो अनुष्ठान द्वारा जो भी कमाई होती थी उस पर राजा का अधिकार होता था। मजदूरों को दूर दूर से लाया जाता था पिरामिड बनाने के लिए, ठीक है। राज्य के अंदर में कृषि की सुविधाओं का अभाव था, मिस्र के अंदर में कृषि की सुविधाएं नहीं थी, ठीक है। और राज्य के अंदर में जो व्यापक सिंचाई की उपलब्धता नहीं थी, ठीक है, राज्य के अंदर में सिंचाई की उपलब्धता नहीं थी। और जो लोग होते थे वही खुद सिंचाई का प्रबंध करते थे मिस्र के अंदर में नौकरशाही का प्रमाण नहीं मिलता है, ठीक है, वहां पे नौकरशाही व्यवस्था नहीं देखने के लिए मिलती है। यहाँ की जो मुद्रा व्यवस्था था उसका अभाव था, वहां पे किसी प्रकार का मुद्रा व्यवस्था का प्रमाण हमें नहीं मिलता है, ठीक है। अनुष्ठानिक कार्यक्रम के आधार पर श्रेष्ठता साबित होती थी कि अगर आप जितने बड़े यज्ञ कर रहे हो, जितने बड़े आप यज्ञ में शामिल हो रहे हो, जितना ज्यादा पूजा पाठ कर रहे हो, उसके हिसाब से आपकी श्रेष्ठता राजा के सामने रखी जाती थी कि भैया ये व्यक्ति ये है। राजा के थ्रू वहाँ पे बड़े बड़े पद भी दिए जाते थे, ठीक है, पदवी दी जाती थी, नाम दिया जाता था। जैसे यहाँ पे भारत रत्न मिलता है भारत के अंदर में करंट में, ठीक है, पद्मश्री मिलता है, पद्म भूषण मिलता है, तो उसी तरह से राजा के द्वारा दिया जाता था, ठीक है। मजदूर को मजदूरी की जगह पे नगद मजदूरी की जगह पे अनाज दिया जाता था, इसके प्रमाण वहां पे देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपका मैंने बता दिया आपको सामाजिक संरचना के बारे में। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ जाता है कि सभ्यताओं में जो दफनाने की प्रथा थी वो किस प्रकार की थी। तो यहाँ पे मिस्र के अंदर में जैसे हम बात करें तो मिस्र के अंदर में दफनाने की जो सभ्यता थी, पिरामिड या कब्रगाह या मंदिर जो भी बनाया जाता था उसके अंदर में दफनाया जाता था, ठीक है। और दफनाने के लिए पहले से ही राजा की जमीन सुरक्षित रखी जाती थी, जो मैंने बता दिया पहले ही आपको, ठीक है। वहां पे पहले से ही पुजारी नियुक्त कर दिया जाता था, भैया ये वाला व्यक्ति उसकी पूजा करेगा। अनुष्ठान कार्यक्रम जो भी होने हैं उसके लिए जो भी सामान चाहिए वो पहले से इकट्ठा करके लाया जाता था और उसको दिया जाता था कि ये वाला व्यक्ति ये काम होगा और इस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। ये पूरा वहां पे देखने के लिए मिलता है। जबकि अगर आप मेसोपोटामिया की बात करो तो मेसोपोटामिया में क्या था कि जो भी व्यक्ति मरा, जो राजा मरा या जो भी मरा, तो उसके बाद वहां पे उसको दफनाने के लिए उसका जो खास चीजें होती थी, जो उसकी कीमती चीजें होती, बहुमूल्य चीजों को उसके साथ में दफनाया जाता था, इसके हमें प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा ये चैप्टर दोस्तों ये था चैप्टर 9, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ फ्लो ऊपर से गया हो, आपको ओवरफ्लो हो गया हो, तो भी बताइएगा कि सर ये समझ में नहीं आया, फिर मैं आपके लिए दूसरी वीडियो बना दूंगा या फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा।
आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो एमए हिस्ट्री के, जिससे आपको वहाँ पे भी हेल्प मिल सकती है। कई सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, तो आपको अगर जिसको भी ज्वाइन करना हो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, जिससे आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आने वाले समय में जो भी अपडेट दूँ आपको टाइम से मिले। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।